हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस किया था। आज आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आज आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा भाषा नीति क्या है। क्वेश्चन क्या है, भाषा नीति क्या है। देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, भाषा के चलते देश में किसी प्रकार के अड़चन या गलबा न होना देना भाषा निहित कहलाती है। ठीक, भारत में लगभग, देखिए आपके भारत में लगभग 114 भाषाएं बोली जाती है। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाजी की भाषा में अंग्रेजी का प्रयोग के विरोध के बावजूद गैर हिंदी भाषा प्रदेशों के मांग के कारण अंग्रेजी का प्रयोग जारी है। ठीक, तमिलनाडु में इसके लिए उग्र आंदोलन हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, एक इसी भाषा के चलते तमिलनाडु में उग्र आंदोलन हुआ था। इस विवाद को सरकार ने हिंदी या अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को क्या किया, मान्यता देकर सुलझाया। ठीक ना, मान्यता देकर सुलझाया। क्वेश्चन नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन 13 क्या करा, जर्मनी के एकीकरण के बाधाएं क्या थी, बताइए। जर्मनी के एकीकरण के क्या बाधाएं थी। देखिए इसका उत्तर क्या होगा। जर्मनी लगभग 300 बड़े छोटे राज्यों में बटा हुआ था जिनके सोच विचार क्या थे, भिन्न भिन्न थे, एक दूसरे से अलग थे। वे जाति और धार्मिक रूप से क्या थे, धार्मिक रूप से एक ही नहीं थे, जो जर्मन के एकीकरण के क्या थे, प्रमुख बाधाएं थी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नेक्स्ट है। सिर्फ आपको मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ने हैं, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बस आपको मेरे साथ क्या करना है, सिर्फ आपको पढ़ने हैं। ठीक ना, आइए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है। उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, बताइए। उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। औद्योगिकरण ने उपनिवेश को कैसे जन्म दिया। ठीक है, आइए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, जब कोई शक्तिशाली देश अपने से कमज़ोर राष्ट्र पर क्या करता है, अधिकार कर उसका शोषण करता है, उसे क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं। ठीक, औद्योगिकरण क्रांति के फलस्वरूप वस्तु के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई, जिसकी खपत के लिए बाजार की क्या हुई, बाजार की आवश्यकता हुई। इन्हीं आवश्यकताओं ने उपनिवेशवाद का क्या किया, जन्म दिया और जन्म हुआ। ओके स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 15 कह रहा है, डाउट नट। अगर स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन में फंस गए हो तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। चाहे वो क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, क्लास 6 से 12, नीट आईटी जेईई मेंस एंड एडवांस का क्वेश्चन हो, फिजिक्स का क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, मैथ का, बायोलॉजी का, कोई का भी क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 9 से 12 हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में डेली लाइव क्लास चल रहा है डाउटनट पर। डेली 3 करोड़ छात्र डाउटनट से तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। राजनीतिक दल को लोकतंत्र को प्राण क्यों कहा जाता है, बताइए। राजनीतिक दल को लोकतंत्र को प्राण कहा जाता है, क्यों। ठीक ना, आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या, देखिए यह क्या, यह सनातन सत्य है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है क्योंकि राजनीतिक दल ही चुनाव में अपना उम्मीदवार क्या करते हैं, अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं और बहुमत प्राप्त कर सत्ता का संचालन करते हैं। और जिस दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है वह विरोधी दल की भूमिका निभाता है। ठीक, राजनीतिक दल ही जनता की समस्या को सरकार के समक्ष रखती है, साथ ही जनता की मांग के लिए आंदोलन का भी सहारा लेती है। राजनीतिक दल लोक कल्याणकारी योजना बनाती है और उसे कार्यान्वित करती है। इस प्रकार राजनीतिक दल सरकार और जनता के बीच क्या करती है, कड़ी का काम करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका है, चिपको आंदोलन क्या है। चिपको आंदोलन क्या है, बताइए। चिपको आंदोलन क्या है। चिपको आंदोलन वन एवं सुरक्षा के उद्देश्य से सुंदरलाल बहुगुणा और चड़ी प्रसाद यादव द्वारा चलाया गया आंदोलन था। इस आंदोलन से जुड़े लोग
पेड़ से चिपक जाते थे और पेड़ काटने वाले को मारकर भगाते थे, ठीक ना। इस आंदोलन में देखिए आपका महत्वपूर्ण बातें क्या थी। इस आंदोलन में आपको पेड़ जो काटते थे उन लोगों को मारकर भगाते थे, ठीक है, क्योंकि उसमें पेड़ बिल्कुल काटना क्या था, मना था चिपको आंदोलन में, ठीक है। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है सबनीय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए, बताइए। सबनीय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए, देखिए इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स। सबनीय अवज्ञा, अगर आप 2021 परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सौरभ सर का गेस्ट आ गया है। हमारे गेस्ट से पढ़ के पूरे बिहार में विक्की कुमार ने विज्ञान में सेकेंड रैंक हासिल किया है। अगर आप अभी तक विक्की कुमार का इंटरव्यू नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। 10th का 450 फी रखा गया है, 12th का 500 फी रखा गया। पेमेंट आपको यही गूगल पे नंबर और फोन पे नंबर जो दिखाई दे रहा है 7903979715 नंबर पर करना है। उसके बाद पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पर कर देना है। उसके बाद हमारी टीम आपको गेस्ट प्रोवाइड करा देगी। सौरभ सर के गेस्ट से पढ़ के विक्की कुमार ने पूरे बिहार में विज्ञान संकाय में सेकंड टॉप किया। यह आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में 1930 में चलाया गया था। कब चलाया गया था, ये आपके महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 ईस्वी में चलाया गया था, जिसके निम्नलिखित परिणाम हुए। क्या हुए, ऐसे आपको पॉइंट बनाकर लिखना है। पॉइंट 1, इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारत के सभी वर्गों का क्या हुआ, राजनीतिकरण हुआ, ठीक। पॉइंट नंबर 2, ऐसे लिखना आपको एग्जाम में भी है। इस आंदोलन में पहली बार महिलाओं ने क्या किया, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ठीक। पॉइंट नंबर 3, इस आंदोलन ने श्रमिक और कृषक आंदोलन को भी क्या किया, प्रभावित किया। पॉइंट नंबर 4, इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप पहली बार ब्रिटिश सरकार ने समानता के आधार पर कांग्रेस से बात की, ठीक ना। आई पॉइंट नंबर 5, इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम पारित किया था, ठीक ना। इसी तरह आपको लिखना है, 5 पॉइंट लिख देना है, बस काम खत्म। इस तरह लिखेगा आपका नंबर बहुत अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो एग्जाम में। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन आपका क्या 18 क्वेश्चन है। कह रहा है औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, बताइए। इसका आंसर क्या होगा, बस एक लाइन का आंसर है इसका। मशीनों के आविष्कार से जब वस्तु का उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा उसे क्या कहते हैं, औद्योगिकरण कहते हैं, ठीक है। बस ये बहुत इजी क्वेश्चन था ये। आइए हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट समझते हैं। कह रहा है रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, किन्हीं 2 उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। देखिए जो आपका रूस की क्रांति हुई थी, ठीक ना, पूरे विश्व को प्रभावित किया था, ठीक ना। कह रहा किसी 2 उदाहरण देकर आप इसको स्पष्ट कीजिए, समझाइए। तो आइए हम लोग समझते हैं, उत्तर को देते हैं। देखिए रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, निम्न उदाहरण से यह बात स्पष्ट होती है। देखिए पॉइंट नंबर 1 आपको आप समझाना है, ठीक ना। क्या है, देखिए इस क्रांति के पश्चात श्रमिक अथवा सर्वहारा वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई तथा उसने अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन का क्या किया, प्रोत्साहन किया। पॉइंट नंबर 2 क्या है, देखिए रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर 2 खेमों में क्या हो गया, विभाजित हो गया, साम्यवादी विश्व एवं पूंजवादी विश्व। इसके बाद यूरोप भी 2 भागों में क्या हो गया, विभाजित हो गया, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप में ये विभाजित हो गया था। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है लेनिन की नई आर्थिक नीति क्या थी, बताइए। लेनिन की नई आर्थिक नीति क्या थी, देखिए इसका आंसर। देखिए रूस की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 1921 ईस्वी में लेनिन ने नई आर्थिक नीति अपनाई, जिसके अनुसार लोगों को सीमित संपत्ति रखने की छूट दी गई। रेलवे तथा बैंकों का क्या हुआ, रेलवे तथा बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। चर्च की संपत्ति जब्त कर ली गई, जिससे उद्योगों में वस्तुओं के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई, जिससे रूस की स्थिति क्या हुई, जिससे रूस की स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई, ठीक है ना स्टूडेंट्स। यही आपकी क्या थी, लेनिन की नई आर्थिक नीति थी। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा जेनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ था, बताइए। जेनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ था, आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए जेनेवा समझौता कब हुआ था आपका,
जनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1954 ईस्वी में साम्यवादी और अमेरिका के बीच में हुआ था, ठीक, जिसके अनुसार वियतनाम को दो भागों में बता दिया गया। उत्तरी वियतनाम जहां साम्यवादियों की सरकार बनी, दूसरा दक्षिण वियतनाम जहां अमेरिकी सरकार बनी, ठीक ना, जहां किसकी सरकार बनी? अमेरिकी सरकार बनी। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हो ची मिन्ह मार्ग क्या है? बताइए, हो ची मिन्ह मार्ग क्या है? तो देखिए उत्तर इसका, हो ची मिन्ह मार्ग एक प्रकार का भूल भुलैया है। क्या? एक प्रकार का भूल भुलैया है जो लाओस और कंबोडिया से होते हुए दक्षिण वियतनाम तक जाता है, जिसमें अनेक प्रकार के कच्ची पक्की सड़कें आकर मिलती है, ठीक है। अमेरिका बार बार इसे नष्ट कर देता था, अमेरिका जो है इसे बार बार नष्ट कर देता था, ठीक है, किंतु वियतनामी तुरंत उसकी मरम्मत कर लेते थे। इस प्रकार अमेरिका को तीन तरफ युद्ध में फंसाकर, मतलब युद्ध में फंसकर क्या करना, उसे वापस लौटना पड़ा, ठीक ना। इस प्रकार अमेरिका को तीनों तरफा युद्ध में फंसकर वापस लौटना पड़ा, ठीक। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करा चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दीजिए। चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दीजिए। आइए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से हुआ था? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन नील उत्पादक किसानों की दयनीय स्थिति से संबंधित है, ठीक है। अंग्रेज किसान से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे, ठीक ना। दूसरी ओर बागान मालिक ने लगान में काफ़ी वृद्धि कर दिया, जिससे किसान काफ़ी परेशान थे। अतः महात्मा गांधी जी ने 1970 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की, जिससे ब्रिटिश सरकार को क्या करना पड़ा? झुकना पड़ा, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। बस आपको सिर्फ मेरे साथ पढ़ाई करना है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि मात्र अब 20 डेज बचा हुआ, आपके एग्जाम में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, 20 से 25 दिन। बस इतना आप मन से पढ़ लीजिए, आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट है, राजनीतिक दलों के कार्य बतावें। जो आपका राजनीतिक दल है उसे क्या क्या कार्य है वही बताने बोल रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, आपको एग्जाम में भी इसी तरह लिखना है, पूरा पॉइंट बनाकर लिखना है, जिससे कि क्या एग्जामिनर खुश होकर आपको क्या करे, एग्जाम में आपको अच्छा नंबर दे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, करा राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है, ठीक है। पहला कार्य क्या है? चुनाव में भाग लेना, ठीक है। सेकंड पॉइंट, बहुमत प्राप्त कर सत्ता का संचालन करना। पॉइंट 3, लोकमत का निर्माण करना, ठीक। क्वेश्चन पॉइंट 4 लिखना आपको है, लोक कल्याणकारी योजना बनाना और उसे कार्यान्वित करना। पॉइंट नंबर 5, सरकार पर दबाव बनाए रखना, ठीक है ना। पॉइंट 1 हो गया, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5। इसी तरह आपको एग्जाम में भी लिखना स्टूडेंट, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है मैजनी कौन था? बताइए मैजनी कौन था? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। मैजनी कौन था? मैजनी एक साहित्यकार, विचारों का योग्य सेनापति था, ठीक है, जिसने 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की, जो आगे चलकर इटली के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओके स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कह जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? बताइए जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? तो देखिए 1806 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन क्षेत्र को जीतकर जर्मन राज संघ का गठन किया, जिससे जर्मनी में एकीकरण के लिए राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। किंतु दक्षिण जर्मन का लोग इसका विरोध कर रहे थे, जिसे ऑस्ट्रिया और प्रसा ने मिलकर दबा दिया और कूटनीति के द्वारा बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का क्या हो गया? जर्मनी का एकीकरण हो गया। इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका काफ़ी क्या थी? काफ़ी महत्वपूर्ण थी। ओके स्टूडेंट, आइए क्वेश्चन नेक्स्ट। करा खूनी रविवार क्या है? बताइए खूनी रविवार क्या है? इसका आंसर देखिए 9 जनवरी 1905 ईस्वी को रूस की जनता एक प्रार्थना पत्र को लेकर जार के महल की ओर जा रहे थे, ठीक।
जिस जार के सेनाओं ने उन्हें अपना विरोधी समझकर उन पर बर्बरतापूर्वक उन पर गोलियां बरसा दी, जिससे हजारों मजदूर क्या हुए थे, जिससे हजारों मजदूर मर गए थे और हजारों मजदूर घायल हुए। इस घटना को हुआ जिसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी घटना को हम लोग खूनी रविवार की घटना से जाने जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कार्ल मार्क्स के जीवन सिद्धांतों को लिखिए। कार्ल मार्क्स के जीवन सिद्धांतों को लिखें। ये भी बहुत आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में आ सकता है। आइए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में जर्मन के राइन प्रांत के मेधुआ शहर में हुआ था। मेघुआ शहर में, सॉरी, कहाँ हुआ था? मेघुआ शहर में हुआ था। उन्होंने रूस और मॉन्टेस्क्यू का गहरा अध्ययन किया था। ठीक है, जिसके कारण वे रूस में राजनीतिक और सामाजिक को सुधारने की ओर अग्रसर हुए। उन्होंने 1868 ईस्वी में उन्होंने 1868 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसके प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। क्या सिद्धांत था उसका? पहला पॉइंट, इनका क्या पहला सिद्धांत था? गुणात्मक, जिसे बोलते हैं भौतिकवाद का सिद्धांत। पॉइंट 2, वर्ग विहीन, जिसे बोलते हैं राज्य विहीन का सिद्धांत। पॉइंट 3, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। पॉइंट 4, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ये इनकी पुस्तक की क्या थी? पुस्तक की महत्वपूर्ण सिद्धांत थी ये 4 पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, आपको एग्जाम में भी इसी तरह लिखना है। क्वेश्चन नेक्स्ट आइए। हिंद चीन का क्या अर्थ है? बताइए, हिंद चीन का क्या अर्थ है? देखिए, हिंद चीन का क्या अर्थ है? आंसर, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस के संयुक्त रूप को हिंद चीन कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस के संयुक्त रूप को हिंद चीन कहा जाता है, क्योंकि वियतनाम और लाओस पर चीन का क्या था? आधिपत्य था और कंबोडिया भारत के प्रभाव में था। ठीक है, कंबोडिया भारत के प्रभाव में था। यही आपका क्या था? हिंद चीन का अर्थ था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग आज मैंने आपको हिस्ट्री के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे करा दिए। जब भी मैं कराऊंगा, कल मैं कराऊंगा क्या? आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन कराऊंगा, इससे रिलेटेड जितने भी अच्छे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय। समय कम होने के कारण मैं और क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आप जहाँ तक मैंने डिस्कस कराया हूँ, ठीक है, अब उतने ही क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आइए। कल फिर आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, गुड।